महापुरुषों के संघर्ष और उनके बलिदान की वजह से आज बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है वोट बैंक के हिसाब से, जो इस देश में उन सभी दलितों, पिछड़ों, गरीबों और कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का काम करती है। और उस तरफ आप उस दूसरे ग्रुप को छोड़कर जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को वोट को बांटने का काम करती है, उस ग्रुप को छोड़ करके आज आपने सही दिशा में आने का प्रयास किया और आपका जो प्रयास है सफल हुआ। और हमें पूरी आशा और विश्वास है कि आज से आप बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ में बहुजनों के सपनों को पूरा करने का और माननीय बहन जी को तन मन धन से मजबूती देने का काम करेंगे। और इसी क्रम में मैं शामली जिला से जो भीम आर्मी के फाउंडर मेंबर रहे हैं मनोज राजेश्वर जी, जिन्होंने आज पूरी अपने मन से बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि दो शब्द आप इधर आने का काम करें। इस देश के भाग्य विधाता, संविधान रचिता परमसद बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश में बहुजनों की राजनीति को बुलंद करने वाले, बहुजनों की राजनीति के रचयिता परमसद मान्यवर काशीराम साहब, और आज वर्तमान में जो बुद्ध से चला और जिसको आज इस देश में मान्य बहन जी चला रही है, इस मूवमेंट को, बसपा को, राम जी गौतम जी, आकाश आनंद जी और सीपी सिंह जी, आनंद जी, आप सबका धन्यवाद कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जब भीम आर्मी की शुरुआत हुई तब एक घटकोली कांड हुआ, उसके बाद हम लोगों ने इसे ज्वाइन किया। तब सबीरपुर का कोई नाम नहीं था और चंद ही लोग चंद्रशेखर को जानते थे। उसके बाद हमने शामली के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा निकाल करके 6 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और पूरी शामली में संदेश गया कि भाई जितने युवा साथी है उनमें जागरूकता आई है। उसके बाद सबीरपुर के कांड के बाद हम लोग इतने सक्रिय हुए कि हर साथी, युवा साथी अपने अपने मन से हर गांव में हर जगह भीम आर्मी बनाकर बैठ गया, लेकिन उद्देश्य किसी को नहीं पता था कि जाना कहाँ है। एक ऐसी महिला जिसके समाज में लड़कियों को आज भी, जिसके साथ बच्चे की उंगली पकड़कर भेज देते हैं छोटे के जाओ बाजार में जाओ, उस महिला का संघर्ष याद करिए, जिसने उस समय घर से निकलकर इस देश के अंदर उस विचारधारा को स्थापित किया, जिसका सपना ज्योतिबा फुले से लगाकर तमाम उन महापुरुषों ने देखा था कि हम इस देश की सत्ता पे कब्जित होना है। और ये सपना साकार किया मान्य बहन जी ने 2007 में बहुमत की सरकार बना करके। हमने शुरू से ही कहा था कि भाई आप जिस दिन राजनीति में होंगे उस दिन हम आपका साथ छोड़ देंगे। आज वो राजनीति में है। राजनीति हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है बसपा। बसपा के अलावा न हमने कभी किसी को पसंद किया है न पसंद है। हमारे पुरखे बसपा में गए, हम भी आज बसपा में हैं। कोई लालच या इसकी वजह से नहीं, क्योंकि बसपा हमारे खून में है, इस वजह से हम लोग बसपा में हैं। और उसका कारण भी यही है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। ये कारण भी यही है कि जब चोट लगती है तो माँ बाप की याद आती है, और बस बसपा ने हमें प्रदेश के अंदर, देश के अंदर वैसे ही संभाला है जैसे माँ बच्चों को संभालती है। उसी विचारधारा से प्रेरित होकर के आज मैं तमाम साथियों के साथ, शामली जिले के जितने लोग हम साथी जुड़े थे उन सब के साथ आज हम लोग, जब हमको राजनीति करनी है, हमको सारी चीज़ें चलानी है, तो क्यों ना उसी पेड़ को मजबूत किया जाए जो पेड़ महापुरुषों ने लगाया था। उसी पेड़ को क्यों ना सींचा जाए, उसी पेड़ को क्यों ना बढ़ाया जाए, जिसको उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे संतों, महापुरुषों, गुरुओं और यहाँ तक कि आज हम तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में हैं, हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है। उसी चीज़ से प्रेरित होकर हम आज सब लोग बसपा में विलय करते हैं। और अध्यक्ष जी आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाला समय 2022 हम बसपा के लिए जी जान, तन मन धन से हर वो काम करेंगे जिसके लिए
प्रदेश में 5वीं बार बहन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप विश्वास रखिए, जब तक युवाओं के अंदर वो जज्बा है जो उनके पीढ़ियों से उनको मिला है, तब तक बसपा किसी की औकात नहीं है कि बसपा को इस देश के अंदर से खत्म कर दे। साथियों, आखिर में बस यही कहना चाहता हूं, जब तक जिंदा हो उसी खून को, उसी पेड़ को सींचना जिस पेड़ के छांव में तुम अब तक पले हो, बड़े हो, और आगे भी वही पेड़ तुमको छाया देगा और आप लोगों को डेवलप करेगा। ये आज युवा जितने बैठे हैं, जितनी जागरूकता है, वो सिर्फ इस वजह से है कि आप 4 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं। आज आपके अंदर इतना मनोबल है कि आप थाने में एसपी डीएम के सामने डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो। ये ताकत उस 4 बार शासन में चली हुई, 4 बार जो शासन चला है उससे मिली है हम लोगों को। मैंने आज तक सामाजिक काम किया है, राजनीतिक काम मैंने आज तक कभी नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि जब लोग संगठन बनाते हैं, संगठन बनाने के बाद भीड़ इकट्ठा करते, भीड़ इकट्ठा करने के बाद उसको फिर बेचने का काम करते हैं, इससे अच्छा है कि ये चीज़ें ना कर करके जब आपको राजनीति ही करनी है और हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपना भविष्य वहाँ बनाओ, वहाँ आपका भविष्य है। दूसरी जगह आपको दरी बिछाने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा आप लोगों के पास कुछ नहीं होता और आपको फिर यूज करके फेंक दिया जाता है। तो साथियों, ये प्लेटफॉर्म आपके महापुरुषों का है, आपकी विचारधारा का है और उस मिशन मूवमेंट का हिस्सा है जिसको हम सब लोग साकार करने का काम करें। हम लोग प्रदेशों में तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन दिल्ली की गद्दी हम लोगों से अभी दूर है, उस गद्दी को हमें हासिल करना है। बस आज की मीटिंग में यही मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग हैं, जीवित है, हम उस जीवित में ही ये देखना चाहते हैं कि हम दिल्ली की शासन पे कब जीत है। हर बार जो मीटिंग ऐसी मीटिंग होती है जो समीक्षा होती है वीडियो कॉलिंग से होती है, वहाँ पे वो लगा दिया वीडियो कॉलिंग सैटरडे का है, कभी फ्राइडे का है, वेडनेसडे का है, तो घंटे 2 घंटे का मीटिंग। अब मेरे ख्याल से आ जाओ, मैंने अपन 5-10 घंटे रख लेंगे, 1-2 लोग आ जाओ, वो फिर समीक्षा जो होगी तो बताएंगे, उसको फिर रैंडम चेक ऐसा करेंगे। हर मीटिंग में कोई मीटिंग हो रही होगी, भाई ऑन से ऑन कर लिया और हमने वही पूछ लिया बैठे बैठे क्या हो रहा है, कितना बात करनी है। अभी ओमिक्रॉन भी आ गया है, कोविड आ गया, तो हम लोग पॉसिबल भी नहीं होगा फ्लाइट में हर जगह मुश्किल है। कोविड अगर ओमिक्रॉन फैल रहा है तो पॉसिबल भी नहीं होगा, हम डेली हम लोग मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट हो नहीं सकता, वो ये हो चुके वो काम भी हो जाए। तो फिर मैंने बताया जैसे वीडियो कॉलिंग का हो गया, समीक्षा हो गई, और जो वैसी मीटिंग है वो भी रहेगी। सबका एक बैलेंस वो बनाए कैलेंडर कि भाई कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ करनी है।